Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है. आप अपने एक काम करना है. एक काम ये करना है कि घर जाएं और अपने अब्बू को कहें कि वो सिर्फ आपको 1 महीने तक पैसे दें. 1 महीने तक सिर्फ पॉकेट मनी दें. कितने महीने तक? सिर्फ 1 महीने तक पॉकेट मनी. जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, तो वो अगर आपको 1 महीने तक वो पॉकेट मनी दे देते हैं, तो आप उन जनवरी के महीने में उन्हें कहें कि जनवरी के महीने के मुझे 31 दिन के सिर्फ पैसे दे दें, फिर मैं सारी ज़िंदगी आपका खर्च उठाऊँगा. अपने अब्बू से कहें, आपको हज भी करवाऊँगा, आपके लिए नया घर भी बनाऊँगा और एक और वादा भी कर लें. उन्हें कहें दूसरी शादी भी आपकी करवा दूँगा. तो बहरहाल आपने पॉकेट मनी किस तरीके से मांगनी है? पॉकेट मनी कुछ इस तरीके से मांगनी है कि पहले दिन वो आपको 1 रुपया दें. पहले दिन कितने पैसे? 1 रुपये. अगले दिन 2 रुपये. अगले दिन 4. नेक्स्ट डे 8. नेक्स्ट डे 16 प्लस सो ऑन अप टू. कितने दिनों तक उन्होंने पैसे देने हैं? जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 डेज. अप टू 31 टर्म्स. 31 डेज तक उन्होंने पैसे देने हैं. तो कभी सोचा है आपने कि ये कितने पैसे बनते हैं? अगर फर्ज करें, पहले तो आपके अबू ये पैसे आपको दे नहीं सकते, लेकिन अगर फर्ज करें दे दें, तो 1-2 करोड़ रुपए मुझे भी दे देना बीच में. ये पता है कितने पैसे बनते हैं? दिस अमाउंट टू 214 करोड़, मोर देन 214 करोड़. ये तकरीबन इसके बनते हैं 214 करोड़ रुपए. तो 214 करोड़ रुपए ये बनते हैं. 214 करोड़ का भी मतलब 1 करोड़ का भी देखा है, तो ये 214 करोड़ रुपए बनते हैं. तो ये चीज़ क्या है? पाकिस्तान IMF जो पाकिस्तान को कर्जा देता है, तो वो इस अंदाज में देता है. कर्ज क्यों हराम है? वो ज्योमेट्रिकली बढ़ता है. एक लफ्ज़ हम कहते हैं अरिथमेटिक्स, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ी थी पीछे. ये ज्योमेट्रिकली बढ़ता है. ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या है? हम इसी सीरीज़ को ले लेते हैं. तो याद रखें कि कोई ऐसी सीक्वेंस, हमने इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की थी. अब हमारे पास एक बिल्कुल नया टॉपिक, मार्केट में बिल्कुल नई चीज़ आई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? उसमें ऐड करने से नई टर्म आती हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने से नई टर्म आ रही हैं. तो अगर इसकी टर्म्स को खाली मैं लिखूं कॉमर्स के साथ, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. तो ये टर्म्स कैसे बन रही हैं? एक आम बंदा भी बता सकता है कि डबल हो रही हैं. 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 से भी, 5 से. लेकिन हमने आसानी के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है. एक और देख लें. फर्ज करें मैं लिखता हूँ, ये एक सीक्वेंस लिखता हूँ, 3, 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो ऑन. अब ये नीचे वाली जो सीक्वेंस है, इसको अगर आप देखें, एक फार्मूला आपको डिराइव करके देता हूँ इस एक्सरसाइज के लिए. तो इस सीक्वेंस को अगर आप गौर करें, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड. तो ये कौन सी टर्म है? दिस इज A1. ये कौन सी टर्म है? A2. ये A3 है, ये A4 है, ये A5, ये A6. तो ज़रा साथ साथ मेरे रहना है, मुझे बताना है कि हो क्या रहा है. तो अगर आप ये देखें, इसमें देखें, A1 किसके इक्वल है? A1 इज इक्वल टू 3. A2 इज इक्वल टू क्या है? 6. A3 इज इक्वल टू 12. A4 इज इक्वल टू 24. A5 इज इक्वल टू
48, ये 6 की जगह नहीं बची। बहरहाल यहाँ पे देखें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये पहला नंबर कौन सा है? 3। पहला नंबर 3 है, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसे 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 4। इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 16। अब इसी चीज को फर्दर लिखते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। अब इसी चीज को आप देखिए, हमने एक पैटर्न बना दिया है, पैटर्न बनाना असल काम होता है। यहां पे देखें क्या कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं इनसर्कल कर रहा हूं, और यहां पे मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूं, इन पावर्स को इनसर्कल कर रहा हूं। बताएं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर? इस नंबर में और इस नंबर में क्या फर्क है, क्या रिलेशन आ रहा है? जरा रिलेशन बताते जाएं। जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये 2 है तो इधर कितना है? 1 है। इधर 3 है तो उधर 2 है। इधर 4 है तो इधर 3 है। इधर 5 है तो इधर 4। तो मुझे ये बताएं, अगर इधर 100 होगा तो उधर कितना होगा? इधर अगर 100 होगा तो उधर 100 से कम 99 होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं A2 हमारे पास 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 है, A3 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो बताएं मुझे, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज A100? A100 की वैल्यू क्या होगी? तो A100 की वैल्यू भी इसी पैटर्न में बनेगी। 3 इसी तरह इंटू 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 5 है तो इधर 4 है, इधर 100 है तो इधर कितना आ जाएगा? 99, उससे एक कम आएगा। 100 है तो इधर 100 माइनस 1। चलें एक और चीज आप बता दें, अगर an है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। जितना इधर नंबर है उससे एक कम यहाँ पे है। लेकिन मुझे ये बताएं कि 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 रिप्रेजेंट्स A1। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 को। तो 3 की बजाय मैं क्या लिख देता हूं? A1 लिख देता हूं। 3 की बजाय A1। अब देखें, जरा गौर करना है आप लोगों ने, इनमें रिलेशन देखें। इसको अगर इससे डिवाइड करूं, 2 को अगर 1 से डिवाइड करूं तो क्या आता है? 2 आता है। 4 को अगर 2 से डिवाइड करूं तब भी 2 आता है। 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तब भी 2 आता है। इसको अगर इससे डिवाइड करूं, 16 को 8 से डिवाइड करूं तो भी 2 आता है। तो इधर मैं साइड पे ज़रा लिख रहा हूं, अगर मैं 2 को 1 पे डिवाइड करूं, या 4 को 2 पे डिवाइड करूं, या 8 को 4 पे डिवाइड करूं, या 16 को 8 पे डिवाइड करूं, तो हमारे पास एक ही आंसर आता है, 2 आता है। अब ये दो नंबर्स को डिवाइड करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं रेशो। क्या कहते हैं जी? रेशो कहते हैं। तो ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है। लेकिन चूंकि रेशो सेम आ रही है, रेशो क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। क्या कहते हैं? कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है? कॉमन रेशो। लेकिन रेशो किस अल्फाबेट से शुरू होता है? रेशो किस अल्फाबेट से शुरू होता है? आर से। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की बजाय मैंने A1 लिख दिया, और AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो मुबारक हो, नया फार्मूला हमारे पास बन गया है। नया फार्मूला क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि किस चीज़ का फार्मूला है, तो उसको बस एक लफ्ज़ खाली बताएं कि ये GP का फार्मूला है। किसका है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अगर नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म्स आ रही हों तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ समझ गए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपकी फुल एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.4। फुल एक्सरसाइज सिर्फ इसी एक फॉर्मूले की मदद से होगी। तो आए नेक्स्ट इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको जानने के लिए, इनके नाम जानने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया है वो कौन सा है, उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। an इज इक्वल टू a1 r इज टू पावर n-1। तो जिस तरह किसी फिल्म में या किसी ड्रामे में करेक्टर्स होते हैं, तो इसी तरह इस फार्मूले के अपने कुछ करेक्टर्स हैं। उन करेक्टर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ है हमारे पास a1। a1 किसे कहते हैं? a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। a1 किसे कहते हैं? a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। r से मुराद क्या होती है? अभी आपको बताया है, कॉमन रेशो। r किसे कहते हैं? कॉमन रेशो। r आता कैसे है? अगला डिवाइडेड बाय पिछला, मतलब जो अगली टर्म है a2 को अगर आप a1 से डिवाइड कर दो, या a3 को a2 से डिवाइड कर दो, या a4 को a3 से डिवाइड, अगली टर्म को पिछली टर्म से आपने अगर डिवाइड करने से जो चीज़ आती है वो हमारे पास क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r होगी। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा r हो गया, a1 हो गया, एक है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स और an से मुराद क्या है? an से मुराद है nth टर्म, और इसकी प्रोनाउंसिएशन जरा देख लें, nth होता है या nth होता है? बहरहाल मैं भी देख लूंगा, आप भी। nth टर्म और जनरल टर्म, और बाज़ औक़ात इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये तो इस फार्मूले की वो चीज़ें हैं। अब इस फार्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसको बार बार यूज़ करेंगे, तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बताओ, तो आप फौरन बताओ an किसके इक्वल होगा? a1 r इज टू पावर n-1। a जरदारी किसके इक्वल होगा? a1 r इज टू पावर z-1। जो इधर होता है उससे एक पावर एक कम होती है। बताएं ap किसके इक्वल होगा? a1 r इज टू पावर p-1। a 100 किसके इक्वल होगा? a1 r इज टू पावर 100-1। 100-1 कितना आ जाता है? 99। तो ये इस फार्मूले की, अगर मैं आपसे कहता हूं a 421 किसके बराबर है? a 421 किसके इक्वल है? तो ये फार्मूला ये होगा a1 r इज टू पावर 421-1। तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी? 420। जो इधर है उससे एक पावर यहाँ पे आपने कम लगानी है। तो आए अब इसको क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में भी आप इससे भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.4 ही है ना। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें, और आपको डेटा क्या गिवन है? डेटा हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 5 है, और r की वैल्यू हमारे पास 3 है। a1 मेरे पास 5 है, r की वैल्यू 3 है। इधर मैं बगैर फार्मूले के करता हूँ, इधर फार्मूले के साथ करता हूँ। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। ज़्यादा बेहतर होता है कि फार्मूले से किया जाए। तो विद फार्मूला बताएं
यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला, और इधर हम करेंगे पेपर में, कोशिश करें कि इस मेथड से करें। उससे भी कर सकते हैं, अगर ये भूल जाए तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन A1 हमारे पास किसके इक्वल है 5। A2 कैसे आएगी, इसको इसके साथ ये इसे मल्टीप्लायर भी कहते हैं, कॉमन रेशियो भी कहते हैं। तो इससे को इससे मल्टीप्लाई करें तो A1 इंटू R, A1 इंटू R मीन्स A1 किसके इक्वल है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। A3 किसके बाद पैदा होगा, A2 किसके बाद पैदा हुआ A1 के बाद, तो A3 किसके बाद पैदा होगा A2 के बाद। तो इसे हम लिख सकते हैं A2 इंटू R। तो A2 हमारे पास कितना है 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। A4 किसके बाद पैदा होगा, चौथा बच्चा किसके बाद पैदा होता है तीसरे के बाद। तो A4 किसके बाद पैदा होगा A3 के बाद। तो हम A4 को लिख सकते हैं A3 इंटू R। तो 45 इंटू 3, ज़रा कैलकुलेशन में मदद करें, 5 3 are 15, 3 4 are 12, 113, 135। और A5 किसके बाद पैदा होगा A4 इंटू R। तो A4 की वैल्यू हमारे पास है 135 इंटू R की वैल्यू 3 है। तो 5 3 are 15, 3 3 are 9, 1 10 और 3 1 are 405। कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लिया करें, हमसे क्या मांगा था उसने कि 4 टर्म्स फाइंड करें। तो ये 4 टर्म्स मैंने उसको दे दिए। पहली टर्म 4 टर्म्स मांगी है कि 5 मांगी है, 1 2 3 4 5। द 5 टर्म्स आर दिस। अब वो तो विदाउट फार्मूला, एक आम बंदा जिसको मैथ्स नहीं आता वो भी कैलकुलेट कर सकता है। हम फार्मूले की मदद से ज़रा इसको करना चाहते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहली 5 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले की मदद से करते हैं, तो फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला लिख लें कि एग्जामिनर को पता चले कि आपने चीटिंग नहीं की, आपको फार्मूला आता है n-1। ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब इसी में n की बजाय अगर 2 पुट करता हूँ, इसमें n की बजाय क्या पुट करता हूँ 2 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा A1 r⁻² 1 इज इक्वल टू A1 की बजाय A1 की वैल्यू लगा दें। A1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 15। n की बजाय इसी फार्मूले में, n की बजाय इस वाले फार्मूले में n की बजाय क्या पुट कर दें 3 पुट करें। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या होगा A1 r⁻³ -1 5 इंटू 3 का स्क्वायर, r की बजाय r की वैल्यू 3 - 1 2 हो जाता है, और 9 5 are 45। 4 पुट कर दें, 4 पुट करेंगे तो A1 r⁻⁴ -1, तो 5 इंटू 3⁻⁴ -1 कितना हो जाता है 3। तो ये 5 इंटू 27 इज इक्वल टू 5 7 are 35, 5 2 are 10 और 13, ठीक है 135 आता है। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो बात मेरी समझ गए हैं, 5 टर्म्स फाइंड करनी थी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से। मेजॉरिटी स्टूडेंट को वो मेथड अच्छा लगता है, तो आपकी डिस्कशन पे है, आपकी अपने उस पे है कि जिससे करना चाहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक पार्ट, एक खाली A5 आपने खुद फाइंड करना है। नेक्स्ट के लिए हम इसी के सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है। डेटा जरा देख लें। A1 की वैल्यू हमारे पास है 8, R इज इक्वल टू 1/2। अब मैं फॉर्मूले से ही करूंगा, तो फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखें, an इज इक्वल टू
A1 R रेज़ टू पावर n-1। सबसे पहले फार्मूला लिखें, उसे ब्लॉक में बंद कर दें, कहीं भाग ना जाए। एक फार्मूला आपने इधर लिख दिया, an आपने का फार्मूला लिखा, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब उसी में n की वैल्यू बारी बारी 2, 3, 4, 5 पुट करनी है। तो n की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो A2 क्या आ जाएगा, A1 R रेज़ टू पावर 2-1। लेकिन A1 R रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, लेकिन A1 की वैल्यू क्या है 8, R की वैल्यू क्या है 1/2। तो इससे हमारे पास 4 आ जाता है। तो A2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। n की वैल्यू इसी में 3 पुट करें, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो A3 इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर 3-1। दिस विल बिकम A1 R का स्क्वायर। तो 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 8 इंटू 1/4, तो कितना आ जाता है 2। थर्ड टर्म हमारे पास 2 आ गई। n की वैल्यू इसी में 3 पुट की है, 3 तो पुट कर दी है, 4 पुट करते हैं किस में, इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में n की बजाय आपने 4 पुट किया तो A4 इज इक्वल टू A1 R is to power 4-1, which will become A1 R is to power 3, which will ultimately become A1 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 3। तो आपको पता है 8 इंटू 1 की पावर 1 3 8 ही आता है, 2 की पावर 3 8, तो ये 1 आ जाएगा। और n की वैल्यू नेक्स्ट पुट करनी है 5। तो A5 इज इक्वल टू A1 R is to power 5-1। फॉर्मूले की मदद से कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन ये मार्क्स ऑब्टेनिंग मेथड है। तो दिस इज इक्वल टू A1 R is to power 4, 8 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 4, 8 इंटू 1/16, 1/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, जो मांगा हो वो आखिर में दे दें। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी होंगी, पहली टर्म हमारे पास है 8, सेकेंड 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 1/2। ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। इसी का थर्ड पार्ट अगर देखें, थर्ड पार्ट आप लोग कर लो, फोर्थ पार्ट देख लें। इसी का थर्ड पार्ट आप लोगों ने कर लेने हैं, फोर्थ पार्ट देखें। A1 की वैल्यू आपको दी हुई है x/y, R की वैल्यू है -y/x। कर लेंगे, एक दो टर्म मैं निकाल देता हूँ, बाकी आपने इसको कंप्लीट करना है बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है an इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर n-1। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें रेशियो कॉमन हो कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेक्टिव टर्म्स में। तो an A1 R रेज़ टू पावर n-1। अब n की वैल्यू अगर इसमें 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो A2 की वैल्यू आ जाएगी A1 R रेज़ टू पावर 2-1। A1 क्या है हमारे पास x/y, इंटू R की वैल्यू है -y/x, और 2-1 किसके इक्वल हो जाता है, 2-1 1 आ गया। अब ये x इस x के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद -1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर इसमें 3 पुट करते हैं तो A3 इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर 3-1 मीन्स x/y इंटू -y/x होल स्क्वायर। तो इससे बनेगा क्या, x/y इंटू
वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो वाई वाई के साथ कैंसर, एक्स एक्स के साथ कैंसर, तो आपके पास आ जाएगा वाई बाय एक्स। पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, मैं टिक लगा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। आपने खुद फाइंड करना है, A4 आपने फाइंड करना है और A5 फाइंड इट योरसेल्फ। बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं करवा दूँ। तो ये थे, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट थे, जिसमें से 3 मैंने करवा दिए हैं, एक आपके लिए पार्ट नंबर 3 छोड़ा है। तो अब हम ये करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Suppose the third term of the third geometric progression is 240. Suppose the third term of a geometric progression is 27 and fifth term is थर्ड टर्म कितनी है? 27 और फिफ्थ टर्म हमारे पास है इज 243। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म हमारे पास है 27, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है? फिफ्थ टर्म हमारे पास है 243। हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और आर फाइंड करनी है, तो इसी का डेटा हम लिखते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखें, A3 is equal to 27, A5 is equal to 243। आपने A1 फाइंड करना है और आर फाइंड करना है। मैंने कहा मैं क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखता होता हूँ, बुक्स आपके पास हैं, आप बुक से भी देख सकते हो, तो मेन चीज़ें मैं लिख देता हूँ। अब इस ड्रामे के जो जो करेक्टर हैं वो करेक्टर पहले हम साइड पे फाइंड कर लेते हैं, फिर इसी फार्मूले में पुट करेंगे। देखें, हम चूंकि जीपी की बात कर रहे हैं, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an की वैल्यू क्या होती है? जी बोले, a1 r⁻n-1। आज आप क्लास से निकलें तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है। आपने घर में जाके सबको बताना है, कि हर एक से पूछना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आता है। रास्ते में अगर रिक्शे वाला पूछे ना, रिक्शे वाले से मिलें या किसी भी बंदे से मिलें, तो उसे कहें जीपी का फार्मूला आता है, तो कम से कम आपने 10 बंदों को, अननोन बंदों को ये बताना है जीपी का फार्मूला, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला ये है। अब मुझे इसमें A3 चाहिए, A5 चाहिए, तो A3 की वैल्यू क्या होगी? या हम ये करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये बेशक इधर भी लिख दें। an इज इक्वल टू a1 r⁻n-1। उधर इक्वेशन 1 हटा के इधर लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी में n की बजाय 3 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 3। तो बताएं A3 किसके इक्वल हो जाएगा? a1 r
3 माइनस 1, लेकिन बट साहब क्या कहते हैं? बट साहब कहते हैं A3 की वैल्यू कितनी है? 27। बट साहब रास्ते में आ गए हैं, बट A3 की वैल्यू किसके इक्वल है? 27। तो इधर 27 लिख देते हैं, इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। एक दफ़ा n की वैल्यू क्या पुट की? 3। कहाँ से पुट की? इस जगह से। इधर 3 है तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया? n की बजाय 3 पुट कर दिया। n की वैल्यू 3 पुट करने से A3 हो गया और A3 की बजाय 3 की वैल्यू लगा दी। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब फिर आपने क्या करना है? यहाँ पे देखें n की वैल्यू क्या है? 5 है। तो n की वैल्यू एक दफ़ा 5 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो देखें 5 पुट करने से क्या होगा? 5 पुट करने से क्या होगा? 5 इज इक्वल टू A1, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, R इज टू पावर 5 माइनस 1। लेकिन बट साहब क्या कहते हैं? बट साहब हमेशा आ जाते हैं। A5 की वैल्यू क्या है? 243। A5 इज इक्वल टू 243। तो A5 की बजाय 243 पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू A1 R इज टू पावर 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब मुझे बताएं, आपके पास इक्वेशन 2 मौजूद है, इक्वेशन 3 मौजूद है, इन दोनों से R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? R की वैल्यू या A1 की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो ये याद रखें, जीपी में एपी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, जीपी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। जीपी में क्या होती है? या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से इसकी वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी। तो आप अगर इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें तो आपको A1 तो बीच में ख़त्म हो जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये करते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 गिव्स। आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करें तो 243 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू A1 R इज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय A1 R स्क्वायर। तो 27 इसके साथ कैंसिल, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 9 ये A1 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो R की दो वैल्यूज आएंगी, R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक प्लस 3 आया है, एक माइनस 3 आया है। अब हमें R चाहिए था और A1 भी चाहिए। बताएं A1 कैसे आएगा? जी A1 कैसे आएगा? अगर R की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें या R की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? A1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या है? प्लस माइनस 3। अब ये R की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं? पुट R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में जब पुट करते हैं तो देखें क्या होता है, क्या कमाल होता है। 27 इज इक्वल टू A1 इंटू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इससे होगा क्या? प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, इसी को मैं इसके आगे लिखता हूँ, 27 इज इक्वल टू प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों केसेस में 9 आता है। 9A1 इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू 27 बाय 9। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। तो मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी थी? फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी और R फाइंड करना था। कोई मसला तो नहीं है? तो A1 भी आ गया हमारे पास, R भी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन। फाइंड 7th टर्म। बुक अपने सामने रखा करें, मैं क्वेश्चन जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखता होता हूँ, बुक से भी आप पढ़ सकते हो। फाइंड 7th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहां पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख देता हूँ। सच दैट find 7th term of geometric progression such that नहीं है, that has 2 and minus square root 2 for its second and third term respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं ना? रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? इज्जत के साथ? जी नहीं, यहां पे रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि इन द सेम ऑर्डर। 2 हमारे पास सेकेंड टर्म है और माइनस स्क्वायर रूट 2 हमारे पास कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। तो वो आपसे ये कहता है थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली। 7 टर्म आपने फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म ये दी हुई है, थर्ड टर्म ये दी हुई है। तो इसके सोल्यूशन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सोल्यूशन में आप देखें, A7 आपने फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म आपको दी हुई है, A2 इज इक्वल टू 2 है, और A3 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 है। A2 की वैल्यू आपके पास 2 है, A3 की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 2, A7 आपने फाइंड करना है। तो A7 एक्चुअली क्या होगा, जरा इस साइड पे देखें। AN किसके इक्वल होता है? A1 r is to power n minus 1। A7 will become A1 r is to power 7 minus 1। अब इसमें फसाद की जड़ दो चीज़ें हैं। हमें अगर ये दोनों नहीं पता, ये A1 नहीं पता और R नहीं पता, A1 और R हमें मालूम होंगे तो हमें A7 मालूम होगा। तो अब इनसे हमने A1 और R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप सबसे पहले फार्मूला लिखें, सिंस AN इज इक्वल टू A1 R इज टू पावर n माइनस 1 है, n की वैल्यू 2 पुट करें तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 R इज टू पावर 2 माइनस 1 implies that A2 की वैल्यू आ जाएगी A1 R is to power 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह n की वैल्यू इसी में 3 पुट करें, A1 R is to power 3 minus 1 implies that A3 is equal to, लेकिन A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। A2 की वैल्यू है 2 और A3 की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 2। A3 की बजाय माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इससे A1 कैसे ख़त्म होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, ऐड सब्ट्रैक्ट से या मल्टीप्लाई डिवाइड से? जी, डिवाइड करने से। तो आप इसको इससे या इसको इससे डिवाइड कर दो, जिससे आपकी मर्जी है। तो हम ये करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 गिव्स, या इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें या 2 को 1 से डिवाइड करें, दोनों से आ जाता है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 गिव्स। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को डिवाइड करना था? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है? माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
हमारे पास है a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 r। a1 के साथ कैंसिल, r एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब मसला यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? माइनस स्क्वायर रूट टू को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। कोई भी नंबर जो होता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप लिखें तो वो 2 टाइम्स लिखा जाता है। तो इसे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू r। ये इसके साथ कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू आपके पास आ गई है -1 बाय स्क्वायर रूट 2। मुबारक हो, r की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? a7 फाइंड करनी है। तो a7 फाइंड करने के लिए a7 इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर 7 माइनस 1, जो शुरू है जीपी का फार्मूला उसी में n की वजह 7 पुट कर दिया है। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? a1 इज इक्वल टू, अभी a1 की वैल्यू नहीं आई। अच्छा, a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ये पुट r इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? 2 इज इक्वल टू a1, r की वैल्यू है 1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a1। a1 भी आ गई है, आपके पास r भी आ गया है, हमें a7 चाहिए। तो a7 के लिए हम ये करते हैं, a7 इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर 7 माइनस 1। a1 की वैल्यू हमारे पास है -2 स्क्वायर रूट 2 और r की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 और स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 6। अब ज़रा इसको गौर से देखें, मैं बच्चों की तरह इसको करवा रहा हूँ। स्क्वायर रूट 2 इंटू, आपको पता है माइनस पावर 6 किसके इक्वल होगा? माइनस रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू प्लस और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 6। तो स्क्वायर रूट 2 पावर 6 का मतलब है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। ये आ जाएगा। अब इसमें ये देखें, एक स्क्वायर रूट तो इसके साथ कैंसिल, 2 को आप 2 2 ज़ार 4, इसी से हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 आ जाएगा, इससे भी 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये वाला एक 2 इसके साथ कैंसिल, तो -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। a7 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है, और इसी को अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं, पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, तो इसी को 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 को इसको नीचे से ऊपर ले जाएं, 2 पावर -1 2 रेज़ टू पावर -1 बाय 2। ज़रूरी नहीं है इस तरह करना, लेकिन -1 बाय 2। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, इसी का एलसीएम ले लें, बस इधर तक काफ़ी है। वैसे इतना भी अगर आप कर लें तो ये हमारे पास a7 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आए, बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहते हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 16 एंड 1 ओवर 64 रिस्पेक्टिवली। और आर की वैल्यू भी दी हुई है, बिल्कुल स्वीट डिश है, हलवा क्वेश्चन है, तो इंतहाई आसान। ये पेपर में आ जाए तो 2 नफल भी अदा करें। अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। वो आपसे कहते हैं फर्स्ट टर्म कौन सी है? a1 इज इक्वल टू 16, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं, an इज इक्वल टू 1 ओवर 64। r की वैल्यू 1/2 है और n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। नाउ यू नो दैट in geometric progression an is equal to a1 r raised to power n minus 1।
तो 1/64 implies that 1/64 is equal to A1 की वैल्यू हमारे पास है 1/A1 नहीं पता, 16 पता है, 16 r raised to power n minus 1, 1/2 raised to power n minus 1। अब ज़रा गौर करें कि ये 16 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, इसी को इसके आगे लिखता हूँ, 1/64 इंटू 16 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अच्छा, एक बात मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि 2 की पावर्स याद रखें। 2 की पावर कम से कम 10 तक आपको याद होनी चाहिए। 2 पावर 1 क्या होती है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो बताएं 64 को आप 2 की पावर में कैसे लिख सकते हो? जी, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 पावर 4 16 होता है, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6, और 16 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n minus 1। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसी को लिख सकते हो 1/2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 4 10 हो जाएगी, 1/2 रेज़ टू पावर n minus 1। तो implies that 1/2 रेज़ टू पावर 10 is equal to 1/2 रेज़ टू पावर n minus 1। अब बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल, तो implies that, देखें बेस के इक्वल है तो ये पावर इस पावर के इक्वल आ जाएगी, तो 10 किसके इक्वल आ जाएगा, n minus 1, implies that n is equal to 11। तो हमने क्या पूछना था कि हाउ मेनी टर्म्स, तो आपका आंसर क्या होगा, देयर आर 11 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 11 होंगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।